तो हम अब बैलेंस शीट के एक एक आइटम्स को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो मैंने बता दिया इक्विटीज एंड लायबिलिटी होंगे। देन इसके बाद लिखा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या बताता है कि शेयर जो हमारा जो कैपिटल है, ये फंड मतलब कैसे क्रिएट हुआ, मतलब सारा पैसा कैसे आ रहा है शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर हमारे तीन ही आइटम आते हैं, शेयर कैपिटल आता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस आता है, एक आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। आप हम इसे फाइनेंशियल्स के अंदर पढ़ेंगे कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता क्या है, ठीक है। अभी हमें जो ये दो जरूरी है यही हम बताते हैं, ठीक है। तो जो शेयर कैपिटल, सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल वो होता है जो हमने अमाउंट रिसीव्ड किया होता है, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी। ओ माय गॉड, आप यहाँ मत लिखिएगा कभी भी, ये बस हमने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर इशूड, बेकार कर दिया हमने फॉर्मेट, ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर इशूड, यहाँ पे मत लिखना, आप लोग कहीं साइड पे अटैच करके लिख देना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मत लिखना, फॉर्मेट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर इशूड, यानी शेयर कैपिटल वो होता है हमने शेयर इशू किए, उसके बदले जितना भी हमें पैसा मिला ना, वो सारा का सारा शेयर कैपिटल में जाता है, ठीक है। अब ये जो शेयर कैपिटल होता है ना, वो सिर्फ हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें शेयर कैपिटल के अंदर डिस्क्लोजर देने की जरूरत है ना, क्योंकि हमने शेयर्स में कितना कुछ पढ़ा है अभी हमने कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, देन इक्विटी। अब ये मतलब हमने शेयर अदर देन कैश और अदर देन कैश किया है या कैश में किया है, ठीक है, लमसम में किया है, इंस्टॉलमेंट में किया है। अगर इंस्टॉलमेंट में किया है तो किस में किया है, प्रीमियम में किया है कि पार में किया है। तो यानी इसके लिए हमें डिस्क्लोजर देने की जरूरत पड़ेगी कि हमने शेयर इशू आखिर किया कैसे है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इसका नोट्स टू अकाउंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया जिसमें भी हमें सब कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, कुछ डिस्क्लोजर देने की पड़ती है, तो हम उसे नोट्स टू अकाउंट्स में उसका अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिखते हैं कि हम नोट्स टू अकाउंट्स किसका बना रहे हैं, तो हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। अब शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में ये जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये भी एज इट इज रहेगा। इसमें भी आप कोई अपनी मर्जी से एडिशन और डिलीशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये जितना है ये इतना ही रहेगा, ठीक है। आप कर क्या सकते हैं कि अगर कोई आइटम इसमें नहीं आ रहा है तो उसको हटा दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट के अंदर क्या है, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल होती क्या है? ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के एमओए में लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कि कंपनी की ऑथराइज मतलब कंपनी इतनी तक कैपिटल रख सकती है। जैसे कि आप कहेंगे ये इतना तक की क्या मतलब, जैसे कि एक कंपनी है, उसने अपने आप को रजिस्टर कराया, तो उसने अपने एमओ में लिख दिया, मेमोरेंडम में ये लिख दिया कि हम अपनी कंपनी के अंदर कैपिटल रखेंगे 10 लाख, समझे। तो ये उसकी होगी ऑथराइज कैपिटल, यानी जो कि कंपनी ऑथराइज्ड है कि इतना ही पैसा रख सकती है। कंपनी अगर अपने पास केवल 1 लाख रुपए रख सकती है तो कंपनी 1 ही लाख रुपए रखेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से इशू करवाए उसे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं रख सकती है, ऑथराइज से ज्यादा नहीं रखती है, ठीक है। तो जितना कैपिटल ऑथराइज होता है बाय द मेमोरेंडम, उतना ही कैपिटल वो रखेगी। ऑथराइज कैपिटल क्या हुआ? जो कि ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम है, ठीक है, कि कंपनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अब वो ऑथराइज कैपिटल किस तरह की हो सकती है? या तो इक्विटी शेयर में हो सकती है या प्रेफरेंस शेयर में हो सकती है। यानी कंपनी ऑथराइज कैपिटल मार्क करके रख सकती है कि हम अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल इक्विटी कितना रखेंगे और प्रेफरेंस कितना रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इशूड पे। इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड से ही समझ आ रहा है जितनी कैपिटल इशू की गई है, यानी जितना कैपिटल इशू के थ्रू मंगवाया गया है वो सारी इशूड कैपिटल होती है, ठीक है। तो इशूड कैपिटल भी, अब शेयर्स भी दो तरीके के इशू कर सकते हैं, हम इक्विटी शेयर से भी पैसा मंगवा सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है ना कि ये जो मैंने आगे डैश डाला है, फिर इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश, तो इसमें हम लिखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने अमाउंट के हमने इशू किए हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इशू प्राइस लिखना होता है कि हमने कितने के शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, कितना और कितने के,
कितना शेयर इशू किया, कितने के किया, ये लिखना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद इशूड कैपिटल में भी सेम हमें इसी तरीके से लिखना होता है कि हमने कितने शेयर इशू किए हैं और भी कितने रुपए के इशू किए हैं। ये जो बताता है, ये कहता है कि हम कितने इक्विटी शेयर्स कितने रुपए तक के रख सकते हैं, मतलब इशू करवा सकते हैं, और ये बताता है कि हमने कितने के इशू किए हैं, ठीक है। अब आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है। इशूड कैपिटल जितना कंपनी का कैपिटल इशू कर रही है, सब्सक्राइब वो जितने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं बाय द पीपल्स, बाय द पब्लिक, कितने लोगों ने कितना शेयर सब्सक्राइब किया गया है बाय द पब्लिक, वो होता है हमारा सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो सब्सक्राइब के अंदर भी दो चीज होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना, जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड क्या कहता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए उतने के उतने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए। ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना कि मैं कोई कंपनी कोई शेयर्स इशू करे तो सारे के सारे लोग क्या करें कि कंपनी के शेयर्स इशू कर लें। जरूरी नहीं होता, अगर कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाह रही है तो सभी के सभी 1 लाख शेयर इशू हो जाएं। हो सकता है 1 लाख में से कुछ ही इशू हो, कुछ रह जाएं, कुछ भी केस हो सकता है। तो 2 केस हो सकता है, या तो सारे के सारे शेयर्स इशू हुए और सारे के सारे पैसा मिल गया, ठीक है, सारा का सारा पैसा मिल गया हमें। और कई बार केस क्या हो सकता है कि हमने जितने भी शेयर इशू किए उतने पे सारा पैसा नहीं मिला, ठीक है, यानी सब्सक्राइब, यानी लोगों ने सब्सक्राइब किया और फुल्ली पैसा दे दिया। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, लोगों ने सब्सक्राइब तो किया पर सारा का सारा पैसा नहीं दिया, ठीक है, समझ गया ना। अब सब्सक्राइब में भी 2 हो सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर हमने सब्सक्राइब किए और कितने रुपए के, मतलब ऐसे। और फुल्ली नॉट मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में भी हो सकता है कि इक्विटी शेयर्स कितने के इशू किए, और कितने मिले। यहाँ जो ये कॉल्ड अप है ना, ये एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये आगे हमें हर क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज होंगे, कॉल्ड अप कितना है, ये पेड अप कितना है, ये फेस वैल्यू कितना है, इशूड कितना है, तो ये सब प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ये देखो एक और चीज हमने यहाँ पे पढ़ी, फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप क्या है, ये कॉल्ड अप क्या है, ठीक है। तो इसे हम अभी नेक्स्ट, अभी इसके बाद ही समझेंगे ये फुल्ली पेड अप क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, सब, ठीक है। तो अभी हम यहाँ ये समझते हैं कि फुल्ली पेड अप यानी देखो सब्सक्राइब किया गया और सारा का सारा पैसा मिल गया। यहाँ सारा सब्सक्राइब किया गया बट सारा पैसा नहीं मिला, नॉट फुल्ली पेड अप यानी सारा का सारा पैसा नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आई, कॉल सिनेरियो, ठीक है। ये सब ऐसे नोट करते चलना, जो हमें जब हमारा इसका टॉपिक आएगा ना तभी हम इसको समझेंगे, ताकि हमें अभी कंफ्यूजन अराइज ना हो कि ये चीज होती क्या है। जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो मैं इसको जरूर कवर करूंगी ताकि सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए मैं मार्क करके चल रही हूँ ये। तो इसमें ये सारा क्लियर हो गया हमारा कि ऑथराइज क्या होता है। ऑथराइज वो शेयर कैपिटल, वो ऑथराइज वो कैपिटल होती है जो कि ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम है। और इक्विटी शेयर कितना रख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कितना रख सकते हैं, ये लिखा होगा। इशूड कैपिटल वो होता है कि जो कि कंपनी ने इशू किया, कितना इक्विटी इशू किया, कितना प्रेफरेंस इशू किया। सब्सक्राइब कैपिटल होता है जो करंटली कंपनी के शेयर कितने शेयर सब्सक्राइब किए गए और फुल्ली पेड अप हो गए। और नॉट फुल्ली पेड अप वो होता है कि कितने सब्सक्राइब हुए, कितने नहीं फुल्ली पेड अप हुए, ठीक है। अब ये, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे ये जो लिखा है कि ऑथराइज इक्विटी इशूड एंड सब्सक्राइब, इसमें क्या होता है कि हमेशा 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 ध्यान रखना है कि जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो हमेशा इशूड कैपिटल से ज्यादा होती है, इशूड कैपिटल से कभी भी कम नहीं हो सकती, ठीक है। क्या, ऑथराइज कैपिटल ऑलवेज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑथराइज कैपिटल ऑलवेज ग्रेटर देन इशूड, ठीक है, इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल ऑलवेज ग्रेटर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड ये इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। यानी ऐसे है हायरार्की, यानी सब्सक्राइब्ड हमेशा इशूड के बराबर और कम हो सकता है, और जो इशूड है वो हमेशा शेयर ऑथराइज से कम होगा, ठीक है, ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा एक दूसरे से कम ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब अमाउंट का देखते हैं
ये इतना सारा अमाउंट लिख दिया, सारा ऐड नहीं करना है। देखो ऑथराइज कैपिटल का जो हम लिखते हैं वो अमाउंट हम यहाँ डालेंगे, इक्विटी का कितना है, प्रेफरेंस का कितना है, ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस का कितना है, और इशूड में, और इन दोनों का नेट कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे यहाँ टोटल, ठीक है, इन दोनों का टोटल कर देंगे। और इस वाले केस में इशूड में भी इक्विटी कितना इशू किया है, प्रेफरेंस कितना इशू किया है, इन दोनों का कर देंगे टोटल, ठीक है। और जो सार, और इस वाले केस में क्या है, सब्सक्राइब्ड कितना किया है वो लिखो, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना किया है वो लिखो, प्रेफरेंस शेयर कितने सब्सक्राइब फुल्ली पेड है वो लिखो, कितने नॉट फुल्ली पेड है वो लिखो। देन यहाँ पे आप इसे सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो हमें अमाउंट अपने शेयर कैपिटल में, जो कि हमने यहाँ पढ़ा शेयर कैपिटल के अंदर जो दिखाना होता है हमें अपना अमाउंट, वो कौन सा अमाउंट होता है, यहाँ पे तो तीन तीन अमाउंट आ गया ना, तीन तीन टोटल आ गए, तो इन तीनों का टोटल नहीं होता, हमारा टोटल जो होता है वो इसका होता है, ये जो है ना, ये जो टोटल आएगा, जो इसको इसको और इसको इन सबको ऐड करके आएगा ना टोटल, वो हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट के फर्स्ट इसके अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। कभी भी ऑथराइज्ड इशूड नहीं दिखाया जाता, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द लोगों के रेफरेंस के लिए होता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि इसकी ऑथराइज कितनी है, ये इशू कितनी कर रही है और इसके सब्सक्राइब कितने हो रहे हैं। इससे कंपनी का पता चलता है कि कंपनी कहाँ पर है, ठीक है। जो जितनी अच्छी कंपनी होगी उसके शेयर उतने ही ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं, उतनी ही उसकी ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होती है, इशूड कैपिटल ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमेशा ये वाला लास्ट वाला अमाउंट जो हमारा सब्सक्राइब के बाद आएगा, ये वाला अमाउंट हमेशा हम अपने यहाँ पर दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट के फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का सारा मेरे हिसाब से मैंने इसे कवर किया, ठीक है। और ये जो हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं वो हम नेक्स्ट जब भी इसका रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आएंगे हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। देन आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि हमने 11th में पढ़ा होगा कि रिजर्व्स क्या होते हैं, जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। तो रिजर्व्स होते क्या है, रिजर्व्स वो चीजें होती हैं, तो रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स वो होते हैं जो कि हमने निकाल के, मतलब जो कि कंपनी अलग से सेट असाइड कर देती है, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रोविजंस रिजर्व्स, याद होगा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स पढ़े थे। तो प्रोविजन में होता है कि जिसकी लाइबिलिटी इन फ्यूचर अराइज हो जाएगी उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, प्रोविजंस बना लेते हैं। बट रिजर्व्स क्या होते हैं, जो कि हम ये नहीं सोचते कि किस लाइबिलिटी के अंगेंस्ट इस पैसे को हम सेट ऑफ करेंगे, बट हम उसे अराइज कर मतलब रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें वो काम आ सके। वो किस काम के लिए आएगा ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। हमने प्रॉफिट से सेट असाइड कर लेते हैं, ऐसा मतलब अपने प्रॉफिट में से ऐसा पैसा जो अलग से निकाल लिया विदाउट एनी लाइबिलिटी, हमें नहीं पता कि कोई ये लाइबिलिटी के थ्रू एडजस्ट होगा या नहीं होगा, बट हम उसे अलग से निकाल लेते हैं, वो रिजर्व्स होते हैं। यानी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है इस पैसे को क्रिएट करने का, मतलब अलग से निकाल के रखने का, ठीक है। और ये सरप्लस क्या होता है, सरप्लस तो जो कंपनी का जो एट द एंड प्रॉफिट आता है ना, वो सरप्लस होता है। किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है वो सरप्लस होता है, ठीक है। और रिजर्व्स क्या होता है, जो कि प्रॉफिट में से अलग से निकाल के रख दिया जाता है ना, वो हमारे रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। और हमें वो नहीं पता होता कि हम उस रिजर्व को किस लाइबिलिटी के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ठीक है। वही रिजर्व्स होते हैं जो हमें पहले से ही पता है ना कि हाँ इस लाइबिलिटी के लिए हम इस पैसे को बचा के रखना है, तो वो प्रोविजंस होते हैं। हमेशा दिमाग में क्लियर रहना चाहिए प्रोविजंस और रिजर्व्स को लेके, ठीक है। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस के पॉइंट में हमारे क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया, सरप्लस में हमारा क्या आता है, जो भी हमारे P&L से प्रॉफिट आएगा ना वो हमारे सरप्लस में चला जाएगा, ठीक है। और अब रिजर्व्स के अंदर हम अपनी फाइनेंशियल्स के अंदर पढ़ेंगे, हमारे अंदर हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारी रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ जोन से पढ़ने हैं वही बताती हूँ मैं। हमने अभी पढ़ा कि हम अपने शेयर्स को इशू कर सकते हैं एट पार एंड प्रीमियम। हमने अपने अभी यही पढ़ा था कि हम पार और प्रीमियम दोनों पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने पार पे किया तो सारा का सारा पैसा हम कहाँ ले जा रहे थे, अपने शेयर कैपिटल में। बट अगर हम इसे प्रीमियम पे इशू करेंगे तो जो प्रीमियम का पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो जो प्रीमियम का पैसा होता है ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आता है, जो भी हमारा शेयर प्रीमियम का पैसा होता है ना वो इसी में आता है, ठीक है। और
कमाल की बात यह है कि ये जो शेयर प्रीमियम का जो पैसा होता है ना, ये कंपनी अपनी मर्जी से कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास ये शेयर प्रीमियम का पैसा आया है, कंपनी अपनी मन से चाहे किसी भी चीज के लिए इस पैसे को यूटिलाइज कर दे, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक पर्पजेस होते हैं जिसके अंदर ये शेयर प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज होता है, जो कि हम एट द एंड आपको बताएंगे कि किस किस चीज के लिए आपको शेयर प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज हो सकता है, कंपनी यूटिलाइज करती है। और ये जरूर याद करके रखना, क्योंकि कंपनी में पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेयर प्रीमियम का पैसा किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकती है कंपनी, किस किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब क्रिएट होता है? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है एट द प्रीमियम। ठीक है, जब प्रीमियम पे इशू करेगी और प्रीमियम का पैसा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, अब ये कैपिटल रिजर्व क्या है? एक तो खत्म हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व हमने अपने 11th में पढ़ा था। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? एक जनरल रिजर्व होता है, एक स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो जो कैपिटल रिजर्व होता है वो ये होता है कि ये रिजर्व क्रिएट किया गया है कहाँ से? आउट ऑफ कैपिटल, यानी जो भी हमारा कैपिटल रिवेन्यू जनरेट होता है ना, उसमें से इस मतलब रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये रिजर्व जो रिवेन्यू कैपिटल के थ्रू जनरेट होता है, यानी कैपिटल जानते हैं ना, कैपिटल रिवेन्यू जैसे हमें आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी तरीके से हमारा जो रिवेन्यू कैपिटल के थ्रू जो रिवेन्यू जनरेट होता है वहां से ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। जैसे कि हमने कोई अपना शेयर, इसको मैं समझाऊंगी, बट ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल के थ्रू ही जो क्रिएट होता है वही होता है। ठीक है, इसका पॉइंट है हमारे शेयर्स में, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो हमने इंस्टॉलमेंट में कैसे पैसा इशू करते हैं वो सब पढ़ लिया हमारा। ठीक है, और अपने पूरी बैलेंस शीट हमने पढ़ ली कि बैलेंस शीट में कैसे हम अपने शेयर कैपिटल को दिखाते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने बताया था ये इंस्टॉलमेंट और लमसम दोनों में करती है, तो इंस्टॉलमेंट का तो सारा केस मैंने समझा दिया, इंस्टॉलमेंट में पैसा कैसे कैसे मंगवाएगी। ठीक है, और अब लमसम में चलते हैं। लमसम में कंपनी कैसे पैसा मंगवाती है? लमसम में क्या मतलब होता है? लमसम का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करा, प्रोस्पेक्टस देखा लोगों ने, उसमें लिखा होता है कि हम सारा का सारा पैसा लमसम में मंगवाएंगे, यानी आपको एप्लीकेशन मनी के साथ साथ अलॉटमेंट, कॉल मनी सारा इकट्ठा ही देना होगा। जैसे कि इंस्टॉलमेंट में सब अलग अलग, मतलब कुछ टाइम पे कंपनी मंगवाती है, बट लमसम में क्या होता है कि कंपनी सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगवा लेगी, यानी एप्लीकेशन भी एक ही साथ मंगवाएगी, अलॉटमेंट भी एक ही साथ, कॉल मनी सब। ठीक है, बट वो लिखते क्या है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आप दे दो। एप्लीकेशन यानी आप एप्लीकेशन दिए, अलॉटमेंट मनी आपने अलॉटमेंट भी हो गई आपको, समझ रहे हैं? यानी आप एप्लीकेशन के साथ साथ ही, एप्लीकेंट के साथ साथ ही आप शेयर होल्डर भी बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें जो एंट्रीज होंगी वो सारी इकट्ठा कर दी जाती हैं। अब हमारा एंट्री पे आ रहे हैं हम। ठीक है, जिसका आप सब तभी से शुरू से वेट करते हैं कंपनी में कि कंपनी का सारा थ्योरी खत्म हो तो हम जर्नल एंट्री पे आए, क्योंकि हमें इसमें जर्नल एंट्री ही बनानी होती है और बैलेंस शीट का ही एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्री के वाले पे आ गए हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री पे आ गए हैं। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी लमसम के केस में, तो जो कंपनी, हमने सबसे पहले क्या बताया कि कंपनी क्या करती है, सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। तो फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, अब हमें इसमें हमारा सारा का सारा पंगा कहाँ पे आता है कि कितना शेयर इशू हुआ है, कितने प्राइस का इशू हुआ है, इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अगर शेयर एप्लीकेशन मनी आ रही है तो नंबर ऑफ शेयर्स, जो शेयर अमाउंट होता है ना, वो कैसे निकलता है कि कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स और इशू प्राइस। ठीक है, उसी से हमारा पता चलता है कि कितना शेयर मनी है। ठीक है, सॉरी शेयर कैपिटल है कितनी। ठीक है, तो जब भी हम लमसम में करेंगे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों साथ में आई, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है कि जो भी हमारा, जैसा कि हमने बताया था ना, फेस वैल्यू होता है, तो सारा का सारा जो नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है, सारा का सारा इकट्ठे मिल जाता है। ये फेस वैल्यू, एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, सारा का सारा हमने इकट्ठा ही मिल गया। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी। ये एंट्रीज एज इट इज, मतलब एज इट इज होती हैं, हमें ऐसी ही एंट्रीज याद करके रखनी होंगी और यही एंट्रीज हमें पास करनी होती है विद नरेशंस। ठीक है, और अब पूछो कि नरेशंस क्या लिखेंगे हम, नरेशन इसमें क्या लिखेंगे? तो नरेशन हमें कुछ अलग से नहीं लिखना होता, बस ये लिखना होता है कि हमने शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव की है, कितने शेयर्स पे की है, कितने रुपए की है, यही हमें, मतलब जो भी हम एंट्री में कर रहे होते हैं बस वही लिखना होता है। ठीक है, अब दूसरी एंट्री हमें क्या करनी होती है, हमने शेयर का पैसा तो मंगवा लिया अपने उनसे, मतलब
अपने जो भी हमारे एप्लीकेंट्स थे उनसे पैसा तो मंगवा लिया, अब हम उसे क्या करेंगे, हमने शेयर एप्लीकेशन मनी मंगवा ली, अब हम उसे क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हमने ऐड इसलिए किया है कि अगर कंपनी प्रीमियम पे पैसा मंगा रही है, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो हो सकता है कंपनी 10 रुपए का इशू ना करके 12 रुपए का इशू कर रही हो, यानी 2 रुपए प्रीमियम ऐड करके इशू करेगी, तो उस केस में वो 2 रुपए का जो है वो अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, यानी शेयर कैपिटल में जो गया वो पैसा सारा फेस वैल्यू का होगा, और जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा वो सारा प्रीमियम का अमाउंट होगा। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि लमसम में कैसा मंगवाया जाता है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हम इशू पे कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट के केस में अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं तो कैसी कैसी एंट्रीज होंगी, क्या क्या एंट्रीज होंगी, और प्रीमियम पे कर रही हैं तो क्या एंट्रीज होंगी। ठीक है, आप लोग ये सारा याद कर, रिवाइज करके रखना, ताकि हम नेक्स्ट में जब पढ़ें तो हमें ध्यान से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।